नया चैप्टर है। और एक बात क्लियर बता दूं आपको, इंपॉर्टेंट भी है, इंपॉर्टेंट भी रहा है। इस बार थोड़ा ड्रामा सीबीएसई ने भी किया टर्म 1 टर्म 2 में, पहले 6 नंबर का आया करता था ये लेकिन अगर आप सीए फील्ड में भी जाते हो तो भी इसका अच्छा खासा रोल है, क्योंकि सीए में इंटरमीडिएट लेवल पे आपके 2 सब्जेक्ट होते हैं, एक तो अकाउंट्स जो कि आपका नॉर्मल है ही, साथ ही साथ एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट का भी एक सब्जेक्ट होता है जिसे हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट के नाम से भी जानते हैं। तो उसके अंदर भी कैश फ्लो, मतलब 2 जगह पढ़ने को मिलेगा ये कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो अपने आप आपको पता चल जाएगा कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चैप्टर अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं पहले ही क्लियर कर चुका हूं। कैश फ्लो स्टेटमेंट आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 में आता है, AS3। बताया था मैंने आप लोगों को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में 11th क्लास में भी, कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो होते हैं वो एक तरीके के रूल्स होते हैं, और जितने भी चैप्टर्स आप लोग पढ़ रहे हैं ये हकीकत में होते अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो बस इतना पॉइंट है कि इन लोगों ने इसको यहां चैप्टर की फॉर्म में दे दिया, जितने भी हैं, चाहे आपके स्टॉक हो गया, इन्वेंट्री वैल्यूएशन किसमें आता है, AS2 में आता है। इसके बाद आपका कंटीजेंसीज वगैरह किसमें आ जाते हैं, AS4 में आ जाते हैं। इसके बाद में अगर आपसे प्रोविजंस वगैरह की बात करूं, अगर मैं आपसे बात करूं इंटेंजिबल एसेट्स की, तो AS26 में आता है। फिक्स्ड एसेट AS10 में आता है। इस तरह भी कई सारी चीजें हैं जो अलग अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में आती है, समझ में आती है, बस 32-33 के करीब है, और बहुत इंपॉर्टेंट भी है ये सीए फील्ड में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। आधे सीए इंटरमीडिएट में आते हैं और आधे आते हैं सीए फाइनल में। तो फिलहाल मैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 की बात कर रहा हूं, पहली बात जो आपको चैप्टर की फॉर्म में दिया गया। पहले इसका ओवरव्यू ले लेते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो क्वेश्चन होता है ना, उसमें 3 चीजों को मिला के क्वेश्चन बनता है, 3 चीजों को मिला के। एक तो होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, मैं ये नहीं कह रहा हूं 3 मेथड है, इन तीनों को मिलाकर ही क्वेश्चन तैयार होता है पूरा। दूसरा होता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, अरे जरा इसमें कैमरे देखो क्लियर आ रहा, ठीक है ब्लर हो जाए तो हो जाने दे, दिखना चाहिए। खैर, तो आपका शांत हो जा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी। बात समझ में आती है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग 2 तरीके से निकाला जा सकता है, ये ऑप्शन होता है, ये ऑप्शन होता है। ऑपरेटिंग 2 तरीके से निकल सकता है, एक तो होता है डायरेक्ट मेथड, एक होता है इनडायरेक्ट मेथड, मेरा फेवरेट इनडायरेक्ट मेथड। खैर, डायरेक्ट मेथड थोड़ा इसलिए फेवरेट नहीं है मेरा क्योंकि ये यूज थोड़ा कम होता है, बहुत ही कम यूज होता है, और जिस चीज की ज्यादा प्रैक्टिस करो ना तो आपको अच्छी लगने लगती है। तो मैंने बहुत सारी प्रैक्टिस करी इनडायरेक्ट की, तो चीजें काफी याद होगी अपने आप ही, मुझे प्रैक्टिस करने से बहुत चीजें आपको अपने आप याद होंगी। तो एक बात सीबीएसई वालों के लिए खुशखबरी है कि ये आपके सिलेबस में नहीं है डायरेक्ट मेथड, आपके सिलेबस में इनडायरेक्ट मेथड है, और बाकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी का इनडायरेक्ट मेथड, इन्वेस्टिंग तो है ही एज इट इज, और फाइनेंसिंग भी एज इट इज है। पर यूपी बोर्ड वालों के लिए दुख की बात यह है कि आपके सिलेबस में डायरेक्ट मेथड भी है, ठीक है, ठीक है। तो कुल मिला के यूपी बोर्ड को थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, समझ में आती बात। लेकिन अगर मैं सीबीएसई की बात करूं तो उनको थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं डायरेक्ट मेथड ज्यादा लंबा चौड़ा है, मुश्किल से 3-4 क्लास लगेंगी, डायरेक्ट मेथड ओवर हो जाएगा। पहले मैं ये सारे निपटा दूंगा, और उसके बाद जब बाकी सीबीएसई वाले प्रैक्टिस कर रहे होंगे अपने क्वेश्चंस की, तो उस टाइम पर मैं 2-3 दिन लगा के डायरेक्ट मेथड भी कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। इतनी बड़ी टेंशन वाली बात नहीं है और ना इतना हार्ड है, बस थोड़ा यूज कम होता है, मैंने पहले ही बताया यूज इसका थोड़ा कम है। कैश अकाउंट बनाना पड़ता है इसमें, तो उसमें थोड़ा सा यूज इसका थोड़ा सा कम रह जाता है। खैर, तो मैंने आपसे कहा अगर मैं कैश फ्लो स्टेटमेंट के क्वेश्चन को सॉल्व करने की बात करूं तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी को जोड़कर ही मेरा क्या बनेगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट। समझ में आती है बात। अब मैं अगर मैं आपसे बात करूं ऑपरेटिंग एक्टिविटी होता क्या है, माय डियर, बिजनेस ट्रांजैक्शंस जो होती हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शंस में कैश जो आता है और कैश जाता है
वो कहां रिकॉर्ड होगा? वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में रिकॉर्ड होगा। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, नाम से पता चल रहा है इन्वेस्टमेंट, आपके पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो। इन्वेस्ट करना इन द सेंस जमीन खरीद लेना, प्लॉट खरीद लेना, बिल्डिंग खरीद लेना, मतलब आप कहीं पैसा लगा रहे हो एक तरीके से तो वो क्या है आपका? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। मतलब इसमें फिक्स्ड एसेट आने की वजह से या फिक्स्ड एसेट जाने की वजह से कैश आता या जाता है, तो वो कहां रिकॉर्ड होगा? वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में होगा। ऑब्वियसली अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो नॉर्मल बिजनेस ट्रांजैक्शंस तो होंगी, सेल परचेज होंगी कि नहीं होंगी? नेट प्रॉफिट का डायरेक्ट फर्क पड़ता है इससे। जब मैं बिजनेस ट्रांजैक्शंस की बात करूं तो वहां क्या नहीं उठ के आता है आपका? नेट प्रॉफिट। और नेट प्रॉफिट के बारे में जब हम बात करें तो वो कहां पे आ जाता है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। लेकिन अगर मैं इन्वेस्टिंग, थोड़ा समझ लेना इस चीज को, मजाक से बिल्कुल अलग हटके, सीरियसली बोल रहा हूं, ये अटपटा चैप्टर भी है और मजेदार चैप्टर भी है। अगर एक बार क्वेश्चंस करने की प्रैक्टिस हो गई तो बहुत ही मजा आएगा इस चैप्टर में। लेकिन अगर इस तरीके से बातें करते रहोगे ना तो भैया भगवान भरोसे बैठना फिर तो मैंने क्या कहा आपसे? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में फिक्स एसेट खरीदते हो और बेचते हो तो यहां डालेंगे। फाइनेंसिंग एक्टिविटी, नाम से पता चला फाइनेंस, बिजनेस में पैसे का लेन देन कहां से हुआ? पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, कहां से हुआ? इक्विटी शेयर्स इशू करते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स इशू करते हैं, डिबेंचर्स, यहीं से तो पैसा आता है। आपने लोन ले डाला ये सब चीज, मतलब फाइनेंस की जितनी भी चीजें होती हैं, पैसा कर्जे पर कहां से आया, तो इन सब के बारे में डिस्कशन कहां होगा? फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर। समझ में आती है बात? तो ये बात मैं आपको ऊपर में बता चुका हूं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में हमारा रोल क्या क्या होने वाला है। क्लियर है? चलें आगे। ये था ओवरव्यू, रब कर दूं? चलो जी, मैं यहां पे थोड़ी सी बात और कर लेता हूं। जो हमारा कैश होता है, कैश के साथ जो घटनाएं होती है ना, वो तीन होती हैं। या तो कैश इनफ्लो होगा, आएगा हमारे पास, या कैश फ्लो, सॉरी कैश जो है आपका आउटफ्लो होगा, या फिर नो फ्लो होगा, कुछ भी नहीं होगा, ना आएगा ना जाएगा। बात समझ में आती है? तो आपका जो इनफ्लो और आउटफ्लो है, इससे आपके कैश फ्लो स्टेटमेंट पे डायरेक्ट फर्क पड़ेगा, पर जो आपका नो फ्लो है, इससे कैश फ्लो स्टेटमेंट पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता ज्यादा क्या, इनफेक्ट पड़ता ही नहीं है। क्योंकि भाई यहां पर कैश के बारे में मोटी मोटी बात करी जा रही है कि कैश आ रहा है या जा रहा है। और एक और खास बताओ इस चैप्टर की, आपको आंसर जो है ना वो स्टार्टिंग में ही पता होता है कि आंसर क्या आएगा। और इतना तो मेरे भारतीयों के बारे में सभी को पता है, हमारे भारत का एक और नाम है क्या? जुगाड़। एक बार आपको आंसर पता चल गया तो कैसे ना कैसे करके तो निकाल ही दोगे। इतना मैं अपने भारतीयों पे पूरी तरीके से विश्वास रखता हूं, तो इतना तो मुझे पता है आप लोगों को कि कैसे भी तोड़ मरोड़ करके आंसर तो निकाल दोगे। लेकिन भैया तोड़ मरोड़ करके ऐसे आंसर नहीं निकालना, कोशिश ये करनी है कि हमें सिस्टमेटिक तरीके से सीखना है। आंसर जो आपको पता चलेगा स्टार्टिंग में, इसका बेनिफिट ये है कि आपको पता चल जाएगा कि आपने सही किया है या गलत किया है। बात समझ में आती है? ये बात क्लियर होनी चाहिए आपको, क्योंकि जितने भी आप ट्रांजैक्शंस करोगे यहां से यहां तक, उसका डायरेक्ट इफेक्ट आएगा ओपनिंग कैश, जिसे हम बोलते हैं ब्रॉट डाउन बैलेंस, बीडी बैलेंस, और क्लोजिंग बैलेंस, सॉरी क्लोजिंग कैश मतलब कैरी डाउन बैलेंस। बीडी और सीडी, कौन सा वाला? कैश का। बीडी और सीडी, इनका जो भी अंतर होगा वो इन सबको मिला के बनेगा। जैसे कि बात करूं, आपके ईयर की स्टार्टिंग में आपके पास 5,000 का कैश था और ईयर के एंड में आपके पास तकरीबन 20,000 कैश, तो इसका डिफरेंस क्या है? 15,000। 15,000 आपका तीनों एक्टिविटी, आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी को प्लस करके आपका जो आना चाहिए ना वो 15,000 आना चाहिए।
समझ में आती है बात? तो हम इसको करेंगे कैसे, उतारो इससे पहले। बात कर रहे हैं हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट के फॉर्मेट की। भाई नाम से देखना, कैश के फ्लो का एक स्टेटमेंट तैयार कर रहे हैं हम लोग। कैश कैसे आया और कैसे गया, किन किन एक्टिविटीज से आया, किन किन एक्टिविटीज से गया, बस इतना देख रहे हैं कि बिजनेस ट्रांजैक्शंस करने से कितना कैश आया और गया, आपके बिजनेस की एसेट्स को खरीदने बेचने से कितना कैश आया और गया, आपने कर्जा खामखा का ले रखा है तो कितना कैश आया और गया, इसी के बारे में डिस्कशन हो रहा है इसके अंदर। तो वही एक स्टेटमेंट तैयार कर रहे हैं। स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, एक तरीके की चिट्ठा ही तो तैयार करना होता है कि भैया हमारा क्या आ रहा है और क्या जा रहा है। समझ में आती है बात? तो यही है हमारा कैश फ्लो का स्टेटमेंट, नाम से पता चल रहा है सिंपल। तो भैया कैश फ्लो मैंने आपको बताया कि आपकी 3 एक्टिविटी है। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी पहला। दूसरा है आपका कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। हालांकि इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे एक एक करके, पर फिलहाल इनका ओवरव्यू देख लो। और तीसरा आपका कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ये आपकी 3 एक्टिविटी है। मैंने आपको पहले ही बताया बिजनेस ट्रांजैक्शंस कहां रिकॉर्ड होंगी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। आपकी जो एसेट्स खरीदी बेची जा रही कहां पर होंगी, वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। और अगर मैं बात करूं फाइनेंसिंग एक्टिविटी की, तो आपके बिजनेस में पैसे का जुगाड़ कहां से हुआ, एक तरीके से। समझ में आ रही बात? तो अब मैं ही बात करूं आपसे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कुछ प्लस माइनस करके मान लो 5000 आ गया इसका आंसर, ठीक है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कुछ भी प्लस माइनस करके मान लो 2000 आ गया इसमें आंसर, और फाइनेंसिंग में मान लो माइनस का 1000 आ गया। माइनस में भी आ जाता है आंसर, ठीक है ना, माइनस का 1000 आ गया। मैंने क्या बताया, इन तीनों को जोड़ दो, बताओ कितना आया, 5 6 7 6000 आ गया। ये पता क्या है, चेंज इन कैश ड्यूरिंग दी ईयर। पूरे साल में कैश में कितना बदलाव हुआ, मतलब ओपनिंग कैश कुछ रहा, क्लोजिंग कैश कुछ रहा, इन दोनों का जो भी डिफरेंस था उसका हमारा क्या हुआ, हमारा वो 6000 आया। मान लो ओपनिंग कैश मान लो आपके पास 10,000 था स्टार्टिंग में, तो इसका मतलब आपकी बैलेंस शीट में क्लोजिंग कैश कितना आना चाहिए, 16,000 ये क्लोजिंग कैश आना चाहिए। तो माय डियर ये दोनों चीजें ना आपको पहले से पता होती हैं बैलेंस शीट में। पुरानी बैलेंस शीट में आपको मिल जाएगा 10,000 का, और नई बैलेंस शीट में आपको मिल जाएगा 16,000 का बैलेंस। समझ में आती है बात? तो बस अब आपको ये देखना है कि 6,000 का अंतर आया है, तो 6,000 का अंतर आया कैसे, तो हमें बस ये देखना है कि 5,000 का अंतर आया ऑपरेटिंग एक्टिविटी की वजह से, 2,000 का अंतर आया इन्वेस्टिंग की वजह से, और माइनस के 1,000 का अंतर आया फाइनेंसिंग की वजह से। बात समझ में आती है? ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस ये देखो कैश आ रहा है, इन हो रहा है तो प्लस हो रहा है, जा रहा है आउट हो रहा है तो माइनस हो रहा है। भाई मेरे पास पैसा आएगा तो पैसा जुड़ जाएगा, मेरे पास से पैसा चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, नेचर बदल जाएगा। नेचर बताऊंगा कैसे कैसे, यहां पर नेचर बदल जाएगा, क्वेश्चन करने का तरीका बदल जाएगा, पर यह चीज नहीं बदलेगी। क्या, कैश अगर आ रहा है तो प्लस होगा और अगर जा रहा है तो माइनस होगा। मैंने कोई रटने वाली बात फिलहाल नहीं बताई, कोई भी मैंने अलग बात नहीं बताई, कुल मिला के जितनी बातें हैं वो मैंने आपको यहां बता डाली छोटी छोटी। बात समझ में आती है? और मैं जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी मेथड की स्टार्टिंग करूंगा ना, वो पहले मैं करूंगा इनडायरेक्ट मेथड की स्टार्टिंग। यूपी बोर्ड वालों दिमाग में रख लेना कि मैंने डायरेक्ट मेथड अभी नहीं कराया और ना कराऊंगा अभी,
पहले चैप्टर निपटाऊंगा पूरा, उसके बाद करूंगा डायरेक्ट मेथड। समझ में आती है बात? मतलब जब ये सारे मेथड करा दूंगा मैं, फाइनेंसिंग भी, इन्वेस्टिंग भी और ऑपरेटिंग भी का इनडायरेक्ट मेथड। बिल्कुल पूरा चैप्टर इन्हीं के ऊपर डिपेंड है, और कहने में थोड़ा सा आसान लगता है लेकिन है बहुत टेढ़ा। मतलब अभी सबसे बड़ा बखेड़ा खड़ा करने वाला जो काम है ना, वो ऑपरेटिंग का है। सबसे बड़ा बखेड़ा यही खड़ा करते हैं। इन्वेस्टिंग में कुछ नहीं है। इन्वेस्टिंग सिर्फ आपको एक बार समझना है कि पैसा आता कैसे और जाता कैसे, इतना तो आपको ही पता है यार। आप कोई अगर एसेट खरीदोगे तो भले आपके पास एसेट आ रही है, पर पैसा तो जा रहा है आपके पास से, माइनस होगा वो। आपने कोई एसेट अगर सेल कर दी तो ऑब्वियसली पैसा आ रहा है आपके पास, प्लस होगा वो। एसेट से लेना देना नहीं है, हम किसकी बात कर रहे हैं? कैश फ्लो की बात कर रहे हैं। कैश का क्या फ्लो हो रहा है? इनफ्लो हो रहा है या आउटफ्लो हो रहा है? अगर एसेट बेच दी तो इनफ्लो हो रहा है, प्लस होगा। अगर खरीद ली तो आउटफ्लो हो रहा है। बहुत सिंपल है, दो चार चीजें और वो बात कर लेंगे, इन्वेस्टिंग खत्म। फाइनेंसिंग में क्या है? लोन ले लिया आपने, भले कर्जा आपने खड़ा कर दिया, एक लायबिलिटी खड़ी कर दी आपने, जैसे आपने लोन लिया। लेकिन अगर आपने लोन ले लिया तो क्या पैसा आया या नहीं आया? ऑब्वियसली आया, तो प्लस कर दिया। अगर आपने लोन का रिपेमेंट कर दिया, भुगतान कर दिया, तो क्या हुआ? आउटफ्लो हो गया। भले आपने अपनी लायबिलिटी कम कर दी, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से फायदा है, लेकिन फिर भी अगर कैश के हिसाब से देखें तो पैसा तो गया नहीं गया। और सीधी सी बात है, चैप्टर का नाम ही कैश फ्लो है, तो हमें तो बाकी राम कथाओं से कोई मतलब ही नहीं है। एसेट बन रही है चाहे जहन्नुम में चली जाए, हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें केवल एक चीज से मतलब है, कैश आ रहा है या जा रहा है। समझ में आती बात? क्लियर है ये बात?